गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि किस व्यक्ति को 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा एल.एस. बियालियात्स्की। तो याद रखना 2022 का नोबेल पीस प्राइज ये बेलारूस के एल.एस. बियालियात्स्की ने, और रशिया का एक मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, और यूक्रेन का एक मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार देने की अभी घोषणा की गई है। मतलब एक तो व्यक्ति है और 2 संगठन हैं। कमेटी ने कहा कि उन्होंने सरकारों की आलोचना करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के अधिकार को कई वर्षों तक बढ़ावा दिया है, इसीलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। और शांति पुरस्कार की खास बात क्या है, ये नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जो 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस यानी कि शांति का। शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। 1968 में शुरुआत होती है इकोनॉमिक्स की। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। साहित्य में मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी भारतीय थे अभिजीत बनर्जी। 2019 में मिला था उन्हें इकोनॉमिक्स का ही। किसकी याद में दिया जाता है ये? डायनामाइट की खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल के याद में। और अभी तो घोषणा की जा रही है, दिया कब जाएगा? 10 दिसंबर को, क्योंकि इनकी पुण्यतिथि होती है उस दिन। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने का रिकॉर्ड किनके नाम है, तो आंसर होगा मलाला यूसुफजई के नाम। 17 साल की उम्र में मिला था इनको पीस का। वहीं अगर सबसे उम्र दराज के बारे में पूछेंगे तो आंसर होगा जॉन बी गुडएनफ। 98 वर्ष की उम्र में इनको मिला। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अक्टूबर 2022 में FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर किसे चुना गया? तो आंसर होगा PR श्रीजेश को। तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने साल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की घोषणा कर दी है। तो इसमें पुरुषों में तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसे चुना गया है? PR श्रीजेश को। वहीं महिलाओं में चुना गया है सविता पूनिया को। याद रखना ये महिला हॉकी टीम की कप्तान है सविता पूनिया। और अभी हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है। महिलाओं में बात करोगे तो मुमताज खान को, और पुरुषों में बात करोगे तो टेमोथ क्लेमेंट को। ये फ्रांस के हैं। और PR श्रीजेश का नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी इनको मिला था। आपको याद है FIH हॉकी 5S का पहला खिताब किसने जीता? भारत ने जीता था पोलैंड को हरा करके। जो हुआ कहाँ पे था? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। लुज़ेन स्विट्जरलैंड में ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। किसको हरा करके? जर्मनी को हरा करके। और आप जानते हो पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। और भारत में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो यहीं पर होंगे। और अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की बने हैं। ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। तो इस बार पहली बार 5 अक्टूबर को हम ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मना रहे हैं। अच्छा, 5 अक्टूबर को ही क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को हमने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में घोषित किया था। और इसी दिन डॉल्फिन प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, इसीलिए। तो याद रखना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार 2022 में ये दिन मनाया जा रहा है नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में। और गंगा नदी डॉल्फिन ये IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसमें लुप्त प्राय प्रजाति में शामिल है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, एक तो भारत का या यूं कह दूं एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे खुलेगा? तो आंसर होगा पटना, बिहार में। और ये भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ये भी याद रखना, गैंगेटिक डॉल्फिन। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अभी पंजाब ने सिंधु नदी डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया, तो ये भी याद रखना। और चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन मिलती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग रिवाइज करते हैं कि पहली बार कौन कौन से डेज मनाए गए, क्योंकि जो पहली बार मना रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आपने ये तो पढ़ ही लिया, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को।
एक हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, इस्लामोफोबिया दिवस, वो हमने मनाया 15 मार्च को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाएगा 27 दिसंबर को। नेशनल स्टार्टअप डे आपने पहली बार मनाया 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस आप मना रहे हो 23 जनवरी को। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है 23 जनवरी को। और याद रखना 23 जनवरी को ही पश्चिम बंगाल देश नायक दिवस के रूप में मना रहा है। वीर बाल दिवस आप पहली बार मनाओगे 26 दिसंबर को। और आपको याद होगा अभी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया था। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को मनाते हैं। एक भाला फेंक दिवस भी आपने मनाया, ये भी एक नया स्टार्ट हुआ है, अभी दूसरा बार ही तो मनाया हमने 2022 में। क्यों? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, उन्होंने पहली बार गोल्ड जीता था 7 अगस्त को ही, इसीलिए। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो हमने पहली बार मनाए, इनको याद रखना आप। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, आपको बताया हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली। प्रीवियस ईयर के जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस है उसको हम वहाँ पे कवर कर रहे हैं। मतलब स्टैटिक क्वेश्चंस भी हैं और साथ में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि वो सारे वो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं कि जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हों। साथ में मैं कोशिश करता हूँ उनका एक्सप्लेनेशन देने की भी, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और इसमें खास बात क्या है, मैं इस तरह से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक टॉपिक वाइज हम लेकर के चले। मतलब उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हों वो हम एक साथ कवर कर लें। उससे बेनिफिट क्या होगा कि एक टॉपिक से संबंधित जब हम प्रश्नों को उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। और बार बार रिपीट होने से क्या होगा, अगर वो आपको याद भी नहीं है तो वो आपको याद हो जाएगा और ये पता लग जाएगा यार ये वाला प्रश्न बहुत रिपीट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज उसको स्टार्ट किया है। समझे आप बात को? उससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा। और उसका क्विज बना करके अपलोड कर दिया जा चुका है आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, वीडियो भी जरूर देखना है और वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। और देखो, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी मेहनत बेकार ना जाए तो प्लीज़ इन्हें शेयर ज़रूर करें। इससे रेस्पॉन्स मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा तो और वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो इसका ध्यान रखना आप। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब आप बताओ, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात। तो याद रखना, गति शक्ति पोर्टल को जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात बन गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि आधारभूत संरचना से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं का त्वरित निष्पादन करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इससे धन की बचत भी होगी, समय की बचत भी होगी और लागत भी कम लगेगी। तो जो बड़े बड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे कि बांध बनाना हो गया, रेलवे लाइन बिछाना हो गया, या फिर रोड वगैरह बनाना है, तो इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका तुरंत इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ये कहाँ पे शुरू हुआ, तो आंसर कर देना आसनसोल में। आसनसोल आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के क्या किया गया था? गति शक्ति यूनिवर्सिटी किया गया था। अच्छा देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला ई वेस्ट पार्क कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा दिल्ली में। और भारत का पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। जबकि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। वैसे यहाँ पे बात तो गुजरात की है, तो आप पहले मैप में देखो, ये रहा गुजरात। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। आप जानते हो ये निर्वाचन क्षेत्र है अमित शाह का, जो कि गृह मंत्री भी है और सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आप जानते हो गुजरात जो है ये सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य है। 36वें नेशनल गेम्स ये गुजरात में ही हो रहे हैं, जिसका शुभंकर है सवच, मतलब शावक। और डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे? गुजरात में। अभी याद होगा आपको, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल एजेंसी बनी। और इस कार्यालय का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था डीजे पांडियन को। अभी गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर भी। और गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी बनेगा। और गुजरात के लोथल में ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण भी किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला भूकंप स्मारक, जिसको नाम दिया है स्मृति वन,
इसका उद्घाटन भी किया था। कहाँ? गुजरात के भुज में। और भारत की पहली स्टील सड़क ये कहाँ पे बनी है? सूरत में बनी है। और सूरत में ही बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी बनेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ पे लॉन्च किया? गुजरात में। अच्छा, जो मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा था कि 2022 का जो ये 12वां डिफेंस एक्सपो है, कौन सा नंबर का? 12वां। गुजरात में कहाँ पे? गांधीनगर में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी? गुजरात के जामनगर में। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। और भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात में किया गया। और प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? मोरबी, गुजरात में। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहां से याद रखना। फिर बताओ, अभी 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2022 तक केवीआईसी के द्वारा कहां पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी केवीआईसी ने 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक नई दिल्ली में एक स्फूर्ति मेले का आयोजन किया। और इस स्फूर्ति मेले का उद्देश्य क्या है? त्योहारों के मौजूदा समय में नागरिकों के बीच देश भर के पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देना। केवीआईसी यानी कि खादी ग्रामोद्योग आयोग। और कौन से मंत्रालय के अंदर आता है ये? एमएसएमई मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं नारायण राणे। अभी याद होगा केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? मनोज कुमार बन गए। और मनोज से 2 नाम और याद रखना, एक तो मनोज पांडे और एक मनोज सोनी। मनोज पांडे आप जानते हो नए आर्मी चीफ बने, और मनोज सोनी ये यूपीएससी के चेयरमैन बने थे। आपको याद होगा केवीआईसी ने ही पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू किया था गाजियाबाद में। केवीआईसी ने ही प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया था आदिवासियों की इनकम को बढ़ाने के लिए। कहां से? राजस्थान के उदयपुर में निमचा मंडला गांव से। यहाँ पे बोल्ड का मतलब होता है बेम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। और भारत का पहला खादी सेंटर कहाँ पे खुलेगा? ये भी याद रखना, अच्छा प्रश्न है। दिल्ली में। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर होगा किशोर कुमार पोलूदासु। तो याद रखना, अब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किशोर कुमार पोलूदासु को अपना नया एमडी सीईओ बनाया है। अभी गेल के नए अध्यक्ष बन गए संदीप कुमार गुप्ता। अभी हमारे 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल बने आर वेंकटरमणि। और 16 से 1 कम होता है 15। 15वीं नंबर की प्रेसिडेंट बनी द्रौपदी मुर्मू। 15 से 1 कम होता है 14, तो 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने जगदीप धनखड़। और अभी हमारे आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल बने डॉक्टर राजीव बहल। और राजीव से याद आएगा राजीव कुमार का नाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ये, मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें नंबर के हैं। अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात कर लें तो आपको याद होगा, बाकी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा अभी इसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था। साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू की थी। हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया था। और एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल लॉन्च किया था। तो ये सारे संबंधित प्रश्न इससे याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, अभी इन्होंने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर को आप जानते हो आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। फिर 31 अक्टूबर 2019 को इसे खत्म करके इससे 2 नए यूनियन टेरिटरी बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में आपको एक समुदाय मिलेगा गुर्जर और बकरवाल, जिसे एसटी का दर्जा प्राप्त है। वहीं पर एक पहाड़ी समुदाय भी है जो ओबीसी में आता है। फिर पहाड़ी समुदाय ने मांग की कि भैया हमें भी एसटी में आना है, हमें भी एसटी में शामिल करो। तो फिर इसके लिए न्यायमूर्ति जीडी शर्मा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया और उनकी रिपोर्ट में बताया गया कि पहाड़ी समुदाय को भी एसटी में शामिल किया जाना चाहिए। तो अब गृह मंत्रालय के द्वारा इस पहाड़ी समुदाय को भी गुर्जर और बकरवाल के साथ एसटी में शामिल किया जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन सा आयोग है? ये हम पढ़ चुके हैं। तो आंसर होगा रोहिणी आयोग। वैसे बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर में आपको डल झील मिलेगी और इसे साफ करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? अथवास पहल। और एसबीआई ने डल झील पर तैरता हुआ एटीएम भी स्थापित किया था। देश का पहला फ्लोटिंग एयर थिएटर भी आपको डल झील में मिलेगा।
और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये बनी है जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और याद रखना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बना था जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग के अध्यक्ष बनी रंजन प्रकाश देसाई, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 90 हैं। आपको याद होगा, ये जो रंजना प्रकाश देसाई है, ये भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष बन गई हैं। जम्मू कश्मीर ने ही जन निगरानी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन भी कहाँ किया गया, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कठुआ में। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है ये। अभी जम्मू कश्मीर के कश्मीरी कालीन को QR कोड आधारित GI टैग भी मिला था। और जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया, जेरी गांव। तो ये सब याद रखना है। यहाँ से बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है, अभी 5 अक्टूबर 2022 को प्रक्षेपित नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है, तो आंसर होगा निकोल मान। तो नासा का एक क्रू 5 मिशन है जिसे अभी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस मिशन में टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री हैं और इन 4 में एक महिला ऐसी है जो अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है, जो उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अभी उड़ान भरी है। और उनका नाम क्या है, निकोल मान। इन 4 में 2 अमेरिकी है वैसे, एक तो ये निकोल मान और एक है जॉश कसाडा। एक जापानी है कोइची वाकाटा और एक रशियन है अन्ना किकिना। अच्छा, आप जानते हो यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, नोरा अल मतरूशी। अभी अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन सी बनी थी, सिरिशा बांदला। पहली कल्पना चावला है, दूसरी सुनीता विलियम्स है। एक कैथी सुलिवन का नाम आपने जरूर सुना होगा, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला है। साथ में समुद्र की सबसे गहरी सतह तक पहुंचने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर है। और समुद्र की सबसे गहरी सतह यानी कि हम बात कर रहे हैं मैरियाना ट्रेंच की, जो आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक कौन है, बिल नेल्सन है। आप जानते हो नासा ये आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करेगा चंद्रमा के लिए 2024 में। इसमें भी उसने कहा था कि एक महिला जाएंगी और कनेक्टिविटी देने के लिए नोकिया को इसमें चुना गया। और दाविंची मिशन की बात करें तो ये शुक्र ग्रह के लिए है जिसे नासा लॉन्च करेगा। ये मिशन 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। अच्छा, नासा की एक जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक का नाम याद रखना, सिंधिया रोसेंजवेग। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 जीता था इन्होंने, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म कौन सी है, द चैलेंज, रशियन फिल्म है ये। और नासा ने अंतरिक्ष में दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप लॉन्च किया था उसका नाम क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और इसरो और नासा मिलकर के एक उपग्रह बना रहे हैं, उसका नाम क्या है, निसार उपग्रह। निसार मतलब उपग्रह मतलब सैटेलाइट, निसार का मतलब हो गया नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इसे 2023 में ये लॉन्च करेंगे। तो ये सब याद रखना। आप पढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है विश्व कपास दिवस हमने कब बनाया, वर्ल्ड कॉटन डे, तो 7 अक्टूबर को। तो हर साल 7 अक्टूबर को ये कपास और उसके हितधारकों के वैश्विक उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है, वर्ल्ड कॉटन डे। थीम क्या है, विविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। आपको याद होगा केंद्र ने भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा की थी, किसकी अध्यक्षता में, सुरेश भाई कोटक। अच्छा, डे वाला क्वेश्चन है, तो आप एक काम करो, आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आपका टेस्ट लिया जा रहा है। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और अक्टूबर में, ज़्यादा नहीं, अक्टूबर में जितने भी अपन ने डेज पढ़े हैं उनको लिखने की कोशिश करो और देखो कि इतने डेज आपको याद हो गए क्या। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और डेज आते जाएंगे, तो टुकड़ों में इसको डिवाइड कर लो। जैसे कि अक्टूबर का 1 हफ्ता हो गया, तो 1 हफ्ते में जितने भी डेज आए क्या वो आपको याद है क्या, नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि फिर अगला 1 हफ्ता हम आगे वाले डेज को पढ़ेंगे तो आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, अभी लिखने की आप ट्राई करो, मैं देखता हूँ किस किस को याद है। और प्लीज़ सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी बुर्किना फासो के राष्ट्रपति कौन चुने गए, इब्राहिम ट्रोरे। तो अभी बुर्किना फासो में सैनिकों ने सरकारी प्रसारणकर्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया और सैन्य तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बने हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी
सेंडाओगा डामिबा, इनको सत्ता से बाहर करने की घोषणा की है और सैन्य प्रवक्ता ने कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे को इस्लामिक चरमपंथ से जूझ रहे पश्चिमी अफ्रीकी देश का नया राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया है। तो याद रखना, बुर्किना फासो अफ्रीकी देश है और इसके राष्ट्रपति कौन चुने गए? इब्राहिम ट्रोरे। अभी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने थे? पैट्रिक अच्छी बने थे। इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लेपिड और अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जॉर्जिया मेलोनी। वैसे बुर्किना फासो की कैपिटल क्या होती है? वागाडोगू। वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? किसे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा युनकिंग टैंग को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना, नहीं करा तो, और शेयर जरूर करना। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।